हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ना स्टूडेंट्स के हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हमें इंडिया से बाहर आना है या फिर स्पेशली जर्मनी आना है पढ़ाई के लिए, तो हम किस तरीके से आ सकते हैं या फिर यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में, क्या हमें सिर्फ जर्मन आनी चाहिए अगर यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो स्टडी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए। तो आपके इन सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करने के लिए हमने आज किसी को बुलाया है। तो वेलकम करते हैं जिनका नाम है शुभम। हेलो देसी कपल। हेलो। तो शुभम है आज हमारे साथ इस वीडियो में, जो कि आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं हम सारे इनसे पूछेंगे, क्योंकि शुभम ने यहीं पे जर्मनी में पढ़ाई की है और उसके बाद वो यहीं पर अभी जॉब कर रहे हैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए शुभम जो है वो एलिजिबल और कैपेबल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके सारे सवालों के क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो शुभम, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि उनको अगर स्टडी के लिए इंडिया से बाहर जाना है तो जर्मनी ही क्यों ज़्यादा बेटर रादर देन कोई वो और कंट्री क्यों ना सिलेक्ट करे। हाँ, देखा जाए तो वैसे सब लोग प्लान करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूके मास्टर्स करने के लिए और बैचलर्स करने के लिए। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि और कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो फिर मैंने जर्मनी के बारे में जाना और देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी और इकोनॉमी है भी, फोर्थ इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और टेक्नोलॉजी सैवी कंट्री है। और मेरा प्लान ये था कि मेरी एजुकेशन ज़्यादा बेटर हो, और मैं थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देख रहा था कि जितना मैं पैसा लगाऊं, जितना मैं अपनी स्टडीज़ में लगाऊं, उसका मुझे रिटर्न कितना है। तो आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच मनी कि मैं करोड़ों या लाखों खर्च कर दूं, एंड देन एवरेज पैकेजेस भी उतने ही रहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में भी, ऑलमोस्ट उतना ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और एक और फैक्टर था, इंडिया से कितना दूर है जर्मनी। अगर आप देखा जाए तो यूएस, कनाडा काफ़ी फार है, और ये 7 और 8 आवर्स की जर्नी होती है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना, तो इट्स वेरी इजी। और हम ओवरनाइट हम कभी भी प्लान कर सकते हैं इंडिया जाने के लिए। तो फैमिली से मिलना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे मेरे माइंड में जब मैंने देखा, और दैट्स वाई मैंने जर्मनी चूज़ करा आने के लिए। ओके, तो शुभम, अभी लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि उनको जर्मनी ही आना है, ये अगर उनका कंफर्म हो गया, तो फिर अगर उनको आना है तो यहाँ पर कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, मतलब वो कौन से कोर्स में उनको जाना है, कौन से एग्जैक्टली बैचलर्स के लिए या फिर मास्टर्स के लिए आ रहा है, तो कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि मुझे इंग्लिश में कोर्स करना है, क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती थी। तो मैंने सिर्फ वही फ़िल्टर लगाया रिसर्च करते टाइम कि इंग्लिश कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो मुझे रिसर्च करने के बाद वेबसाइट पता चली वो थी DAAD.de, DAAD.de। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे ना डैड कंडक्ट भी कराता है ऐसे छोटे छोटे सेमिनार्स, जिसमें आप लोग आ सकते हैं, और बताते हैं वो कि कौन कौन सी, एक बुकलेट भी अवेलेबल करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, और उसमें लिखा होता है लैंग्वेज जर्मन, इंग्लिश, और ओनली इंग्लिश, ओनली जर्मन। तो उसमें सारे कोर्सेज जितने भी जर्मनी में अवेलेबल हैं वो सब अवेलेबल आप दिख जाएगा आपको DAAD.de में। क्योंकि मुझे MBA करना था इंटरनेशनल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में, तो लकीली मुझे वो टॉपिक भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, और इंग्लिश में भी मिला, इसीलिए मैं आ गया। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप डिवाइड करें बैचलर्स, मास्टर्स और PhD, तो बैचलर कोर्स सारे जर्मन में ही होते हैं, और इसीलिए जब भी बैचलर्स में आना पड़ता है, आप जब भी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है A2 या B1 इंडिया से, जर्मन लैंग्वेज टू टेक इन बैचलर्स। मास्टर्स आपको इंग्लिश में और जर्मन में फुली अवेलेबल है जर्मनी में। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि DAAD.de में जाके आप एक्सप्लोर करें कौन कौन से, आपकी कौन सी डोमेन है, और फिर आप रिसर्च अपनी जो भी आपको बढ़ा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा कोर्स भी सिलेक्ट हो गया, हमने देख लिया कि हमें इंग्लिश में मिल रहा है, जर्मन में मिल रहा है, और जिस किसी को भी कोर्स सिलेक्ट करना है उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिया कि चलो मुझे जर्मनी जाके इस कोर्स में आगे की पढ़ाई करनी है। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या उनको कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, इधर एक हॉक्शुले भी होते हैं, हॉक्शुले। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हॉक्शुले भी होते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं सरकारी, और उनकी फ़ीस भी कम होती है। एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कौन कौन से कोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जैसे मेरा रॉयटलिंगन यूनिवर्सिटी था जो स्टुटगार्ट के पास है, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। पहले जब मैं रिसर्च करा तब पता चला यहाँ पे भी MBA होता है, और फिर क्राइटेरियाज क्या क्या हैं उसके, उन्हें क्या क्या चाहिए। अगर इंग्लिश में है तो उनको आपकी पूरी बैचलर्स चाहिए होगी इंग्लिश में, कि आपने इंग्लिश में करी है। अच्छा। हाँ, वीज़ा के टाइम पे आई थिंक आपको IELTS का स्कोर भी सबमिट करना होता है, डिपेंड करता है
यूनिवर्सिटी कभी कभी इंग्लिश आइल्स नहीं मांगती, क्योंकि आपने खुद ही कोर्स इंग्लिश में करा हुआ है, तो आपको वो ओके टिक मार्क कर देती हैं, ठीक है आपने करा हुआ है तो इट्स ओके। बट वीज़ा के टाइम पे आई थिंक आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर बहुत सारी डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, मेडिकल साइंस के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। मैंने एमबीए किया था तो यूनिवर्सिटीज़ जीमैट का स्कोर मांगती हैं, कुछ कुछ जीआरई का स्कोर मांगती हैं, तो एमबीए के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। मेरे टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी में जीमैट नहीं चाहिए था, तो बस एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने एक ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू लिया जब मैं इंडिया में था, और फिर कुछ टॉपिक पे क्वेश्चंस पे बात करी कि क्या एक्सपीरियंस है आपका, और क्या क्या, जैसे कुछ एक जर्नल टॉपिक दे दिया इकोनॉमी में क्या चल रहा है आजकल। फिर उन्होंने एक क्राइटेरिया था मेरी यूनिवर्सिटी में कि 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, 2 साल अपने वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप, और वो एक्सपीरियंस लेटर आपको अटैच करना है। और फिर जब ये सारे राउंड्स क्लियर हुए, 1-2 हफ्ते में उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वहाँ से एक लेटर आ गया। तो यहाँ पर मैंने ये सुना है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपने जो भी डिग्री अगर लिए मास्टर्स के लिए, जो आपकी बैचलर्स की डिग्री, उसको अगर रिकॉग्नाइज कराना है तो यहाँ पर अनाबीन और यूनिअसिस्ट आपको कुछ हेल्प करता है, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो। पहले आप, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो पढ़ाई करी है इंडिया में, वो आप एनाबिन की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे चेक करो अपनी यूनिवर्सिटी डाल के, यूनिवर्सिटी का नाम और अपना कोर्स। जैसे आप डालोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से लेवल पे, H++ लेवल पे है, H+ है, मतलब ये गुड लेवल्स हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपको यूनिएसएस में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, ताकि आपका स्कोर और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए कि ओके दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, देन यू कैन प्रोसीड विद द डॉक्यूमेंट्स के आप उससे भेज सकते हो यूनिवर्सिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आई थिंक यूनिएसएस का। डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरी में यूनिएसएस नहीं चाहिए था, स्टूडेंट कोलेज चाहिए था। अच्छा, तो बहुत मैक्सिमम में यही यूनिएसएस 2-3 होते हैं, ये, इसी में से हाँ आपको करना होता है मैक्सिमम। ओके, तो अभी मान लीजिए कि हमारा यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन हमें आ गया कि ये यूनिवर्सिटी में हमें इस कोर्स के लिए एडमिशन मिल गई है, तो अभी उसके बाद आगे की प्रोसीजर क्या रहनी है? क्या हमें डायरेक्टली वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है या उसके बीच में भी कुछ स्टेप्स होती है? तो अगर आपका कंफर्मेशन हो गया, आपको यूनिवर्सिटी से लेटर आ गया, तो उसके बाद एक ही स्टेप है, वीएफएस आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है आपको वीएफएस में कि और वीएफएस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स सारे आप कलेक्ट कीजिए। अपॉइंटमेंट आपको प्लान पहले करनी पड़ेगी, 1-2 महीने पहले ज़रूर प्लान करें, कम से कम 2 मंथ्स जब का। आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो तो पैरेलली आप अपॉइंटमेंट भी ले लो? जब आपका यूनिवर्सिटी से लेटर आ जाए हम्म। तो उसी टाइम आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। और अभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, या फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी के लिए आप कैसे ले सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो वो आप देख लीजिए। तो आपके स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन या डाउट्स है वो वहाँ पर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आपका वीज़ा आने के बाद फिर आपकी क्या आगे प्रोसीजर होती है जर्मनी आने के लिए? वीज़ा आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अकोमोडेशन, आप कहाँ रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में आपको पता चल जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, उनके जो स्टूडेंट सेंटर्स होते हैं, तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो आसपास अकोमोडेशंस है जो यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, वहाँ आप मेल करके अपनी अकोमोडेशन पहले से प्लान कर सकते जैसे हैं। इंडिया में हॉस्टल होता है, हॉस्टल काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में जाएँ। वैसे आप शेयर्ड अपार्टमेंट भी कंसेप्ट है यहाँ पे, शेयर्ड अपार्टमेंट लेके 2-3 लोग रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आप हॉस्टल में रहें, क्योंकि हॉस्टल पास भी होते हैं। जब यहाँ आते हैं स्टूडेंट बन के, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और जो आपको वहाँ से मिलेगा, जहाँ से भी आप ब्लॉक्ड अकाउंट की फैसिलिटी लेते हैं। और जब आप, आई थिंक जब मैं आया था तो 10,840 यूरोस ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाना था, आई थिंक अब बढ़ गया होगा 2022 में। 1 साल का होता तो है। आपको अगर कोर्स अगर 2 या 4 साल का है, फिर भी आपको 1 साल का ही 1 साल का ही आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है। अभी लास्ट पॉइंट मुझे ये लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मुझे जर्मनी जाना है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनका ये माइंडसेट होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा बाहर भेजना है, मतलब बहुत सारा लाखों करोड़ों में खर्चा आने वाला है, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट होता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ाई की, तो आपने आपके पेरेंट्स को अगर कुछ ऐसे कन्विंस किस तरीके से किया था, या फिर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वो अपने पेरेंट्स को कैसे बता सकते हैं कि अगर ये देखिए इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है, तो आप पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? हमारे पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि हम सेफ हैं, कैसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंट्री कैसी है और जहाँ हम जा रहे हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेस्ट कंट्री है जर्मनी। आप रात को बीइंग अ बॉय और गर्ल आप कहीं भी घूमें, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी बजे आप जा सकते हैं।
तो अगर आपके माइंड में वो है कि मतलब बाहर जाना है तो कंट्री कैसे रहेगी और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है तो वो आपको जर्मनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बहुत सेफ कंट्री है ये। तो और उसके अलावा अगर और जैसे अगर बात कर रहे थे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सपेंसेस और हाँ, खर्चा, अगर आपका यहाँ पे किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आपके कोई फीस ही नहीं है। करेक्ट, तो फिर वो जो स्टूडेंट ट्यूशन फीस का कंसेप्ट है वो तो ओवर रूल्ड ही हो गया, क्योंकि पैसे ही नहीं लग रहे करेक्ट, आपके, करेक्ट, सिर्फ मिनिमम जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो पे करना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट जब आप पैसे डाल रहे हैं वो आपका मंथली एक्सपेंडिचर ही है। तो मान लो 10,000 यूरो अगर एवरेज हम लेते हैं तो 8 लाख 9 लाख रुपए एक या साल के। 1 साल का, इसमें से ये आपका खर्चा है। अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे 240 घंटे पूरे साल में काम कर सकता है, ओके, तो 240 घंटे के हिसाब से आप लगा सकते हो 10 यूरो पर आवर, तो मिनिमम वेज है यहाँ पे 10 से 11, तो 2400 यूरो तो साल के वो कमा ही सकता है। हाँ हाँ, क्या कोई पार्ट टाइम, तो जो आप 200 यूरो तो उसके खुद ही मंथली एक्सपेंसेस से वो निकल मैनेज रहे कर हैं। सकते हैं। और यहाँ पे इंटर्नशिप्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, मैंडेटरी इंटर्नशिप्स होती है, वॉलंटरी इंटर्नशिप होते हैं जिसमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जो कि आपके मंथली एक्सपेंडिचर को आराम से निकाल लेते हैं और आप कुछ बचा भी सकते हैं उनमें से पैसे। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आपको जर्मनी आके स्टडी करना है, आपका एजुकेशन जो है जर्मनी में कंप्लीट करना है, तो आपके लिए ये सारे जो हमने पॉइंट्स आपको बताए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि जर्मनी आके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल हो जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को देसी कपल इन जर्मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ साथ हमारा देसी कपल इन जर्मनी नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पेज है। वहाँ पर हम वर्क, स्टडी और जॉब के रिलेटेड और साथ ही साथ जर्मनी के डेली लाइफ के बारे में अपडेट्स डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो मैं यहाँ पर हमारी तरफ से आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जो है ना स्टूडेंट के तौर पे अगर जर्मनी आते हो तो आपको यहाँ पे जो वीज़ा मिलता है उससे आप यहाँ की शेंगन कंट्रीज़ की 26 कंट्रीज़ है जो कि यूरोप की होती है, वहाँ पर आप घूम सकते हो। तो अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है, आपको देखना है कि यहाँ के आजू-बाजू की कंट्रीज़ कैसी है, तो शुभम का शुभम क्लब डॉट ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। शुभम वहाँ पर बहुत सारे अपने ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ बनाता है, तो आपको वो भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो शुभम क्लब डॉट ऑफिशियल को फॉलो ज़रूर कीजिए। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा देसी कपल इन जर्मनी को। इनकी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस होती हैं। जितने मैक्सिमम फॉलोअर्स फॉलो से कर सकें करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जर्मनी आने के बाद यहाँ रहना, यहाँ की कल्चर को जानना, और बहुत डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ये मैं और मेरी वाइफ दोनों फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ देसी कपल इन जर्मनी को फॉलो करें, और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। चलिए शुभम, आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि थैंक आपने यू। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की, वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।